आपका स्वागत है श्रेष्ठ गुरुकुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो पिछली वीडियो में हमने संज्ञा, उसकी परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जाना था। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से। तो इसकी परिभाषा, सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और ये संज्ञा के स्थान पर क्यों प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा शब्दों की पुनरोक्ति को रोकने के लिए सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूं रीता विद्यालय जाती है, रीता खाना खाती है, रीता पढ़ती है, रीता ये करती है, रीता वो करती है, तो आप रीता 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 सुन के परेशान हो जाएंगे। इसलिए हम रीता की जगह वह का प्रयोग करते हैं। कहते हैं वह स्कूल जाती है, वह खाना खाती है, वह पढ़ती है। तो वह क्या है? रीता संज्ञा शब्द है और वह सर्वनाम शब्द है, क्योंकि वह शब्द रीता के स्थान पर प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं इसके भेदों के बारे में। तो मुख्यतः इसके 6 भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। तो अब हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। इसके भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो अब हम देखते हैं उत्तम पुरुष को। उत्तम पुरुष में आते हैं मैं, हम, हमारा या मेरे। तो उत्तम पुरुष कौन है? उत्तम पुरुष मैं स्वयं, मतलब जो वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। और मध्यम पुरुष जो श्रोता होता है या सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुष कहलाता है, जैसे तू, तुम। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही हो वो अन्य पुरुष कहलाता है, जैसे वह, वे, उन्होंने। तो मैं का उदाहरण हम देखते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, या हम पढ़ते हैं, हम खाना खाते हैं, यह हमारा भारत है, जे मेरे क्या है, जे मेरे माता पिता हैं। तो इस तरह ये हो गए उत्तम पुरुष। अब देखते हैं मध्यम पुरुष के उदाहरण। तू क्या कर रहा है, या तुम क्या कर रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, तुम खेल रहे हो। तो ये हो गए मध्यम पुरुष। अब अन्य पुरुष के उदाहरण। वह हंसता है, वह रोता है, वे खेलते हैं, उन्होंने पढ़ाई की। तो ये हो गए अन्य पुरुष, क्योंकि हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। अब आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम पर। पहला हमारा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके 3 भेद थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब हम जानेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम को। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जिनमें किसी की निश्चितता का बोध हो, यानी कि जिसके बारे में हमें पता हो। जैसे मेरे पास एक किताब है, तो मुझे पता है कि ये एक किताब है। मेरे पास एक पेन है, मुझे पता है कि मेरे पास एक पेन है, जिसके बारे में मैं जानता हूं, यानी कि वो निश्चित है। वो स्कूल जाएगा, तो मुझे पता है कि मैं उसके बारे में कह रहा हूं कि वो स्कूल जाएगा। इस तरह अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। ये निश्चयवाचक सर्वनाम का ठीक उल्टा होता है। इसमें हमें किसी के बारे में पता नहीं होता है, जिसके बारे में हमें ज्ञात ना हो उसे कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वहां पर कोई था, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो मैं नहीं जानता कि कौन खड़ा है, इसलिए यहां पर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में पता ना हो। अब संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिन शब्दों में या वाक्यों में कोई संबंध से जुड़ जाए, जैसे जैसा, वैसा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो इसमें जैसा और वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है। जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल पाओगे। तो इसमें जितनी और उतना, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। ऐसे ही
जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा बिल्कुल सिंपल सी है, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए। क्या पूछा जाए? जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए वो होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे ये पुस्तक किसकी है, ये कलम किसका है, वहां कौन खड़ा है, तो ये हो जाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देख लेते हैं निजवाचक सर्वनाम को। इसमें स्वयं, आप या खुद जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण से समझिए इसको। जैसे कि मैं कहूं कि आप अपना काम स्वयं करें, तो यहां पर आया स्वयं, तो स्वयं हो गया निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम अपने आप करता हूं, तो इसमें जो बाद में आप आया है अपने आप, वो हो गया निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये भी आ गया निजवाचक सर्वनाम में। तो अब तक हमने पढ़ा सर्वनाम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। तो क्रिया की परिभाषा आप सब लोग जानते ही हैं। जिन शब्दों में या जिस वाक्य में किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। और अब देखते हैं इसके भेद कितने होते हैं। तो ये क्रिया के प्रकार या भेद कई होते हैं। कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और तीसरा काल के आधार पर। तो हम सबसे पहले जानते हैं कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें कर्म ना हो। कर्म यानी ऑब्जेक्ट, जिस वाक्य में कर्म ना हो वहां पर जो क्रिया होगी वो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे कुत्ता भौंकता है, तो इसमें कर्म नहीं है। और अगर यहीं पर लिखा जाए कुत्ता मोहन पर भौंकता है, तो मोहन हो जाएगा कर्म। लेकिन यहाँ क्या है शब्द में, वाक्य में क्या है? कुत्ता भौंकता है, तो यानी कि इसमें कर्म नहीं है। तो ये हो गई अकर्मक क्रिया। भौंकता है अकर्मक क्रिया हो गई। अब देखते हैं दूसरी सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में इसमें भी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें कर्म हो और जिसमें वाक्य का प्रभाव कर्म पर पड़े, कर्ता पर ना पड़े। अकर्मक क्रिया में वाक्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और सकर्मक क्रिया में वाक्य का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। जैसे कि नीतू खाना बना रही है। क्या कर रही है? नीतू खाना बना रही है। तो इसमें कर्म कहाँ है? कर्म है खाना, और बना रही है क्रिया हो गई। तो ये बना रही क्या हो गई? सकर्मक क्रिया, क्योंकि इस वाक्य में कर्म आया है। अब कर्म सकर्मक क्रिया, इसके भी दो भेद होते हैं, वो भी देख लेते हैं। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। और नाम में ही दिख रहा है एक कर्मक यानी कि जिसमें एक कर्म हो, द्विकर्मक कर्मक यानी जिसमें कि दो कर्म हो। तो एक कर्मक क्रिया में क्या होगा? राम भोजन कर रहा है, इसमें कर्म कहाँ है? भोजन। भोजन एक कर्म हो गया, तो ये कर रहा है एक कर्मक क्रिया हो गई। और द्विकर्मक क्रिया में अध्यापक छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। इस वाक्य पर ध्यान दीजिए, इसमें छात्रों और भूगोल दो कर्म हैं, तो पढ़ा रहे हैं द्विकर्मक क्रिया हो गई। क्या हो गई? द्विकर्मक क्रिया। अब देख लेते हैं इसका दूसरा भेद, प्रयोग संरचना के आधार पर। तो चलिए बात करते हैं प्रयोग और संरचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो ये होते हैं, सबसे पहला भेद देखते हैं हम सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया नाम से ही स्पष्ट है, सिंपल सी क्रिया। महेंद्र जाता है, मोहन आता है, राम खाना खाता है, तो ये हो गई सामान्य क्रिया। अब देखते हैं संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया में जब क्रिया दो भिन्न अर्थ वाले शब्दों से बनी हो, जैसे जया ने खाना बना लिया है, बना लिया यानी कि दो भिन्न अर्थ वाले शब्द से बनी हुई क्रिया। तो यहां पर हो गए जया ने खाना बना लिया, तो ये हो गई संयुक्त क्रिया। अब देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि इसमें क्या होता है? इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता,
कर्ता बहुत चालाक होता है या फिर आलसी होता है? वो दूसरों से कार्य करवाता है। जैसे कविता बबीता से पत्र पढ़वाती है, राम मोहन से खाना बनवाता है। क्या करवाता है? राम मोहन से खाना बनवाता है। अब देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले ही संपन्न हो जाती है। जैसे शुभम पढ़कर सो गया। शुभम सोना भी एक क्रिया है, पढ़ना भी एक क्रिया है, लेकिन सोया बाद में, उससे पहले उसने पढ़ लिया। शुभम पढ़कर सोया है, तो पढ़ना ये पहले ही संपन्न हो गई क्रिया, और उसके बाद हुई सोने की क्रिया। तो शुभम पढ़कर सो गया, ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। तो अभी हमने पूर्वकालिक क्रिया पढ़ी। अब पूर्वकालिक क्रिया के बाद आती है नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया में क्या होता है? इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की क्रिया बनाई जाती है। मतलब क्रिया जो है इन शब्दों से मिलकर बनी होती है। कैसे? देखिए, उदाहरण देखिए, रंगना। तो रंगना में रंग संज्ञा शब्द है और इसमें ना प्रत्यय जोड़कर बना दी गई रंगना, जो कि एक क्रिया बन गई। अब अपना, ये सर्वनाम शब्द है और इसमें ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बना दी गई अपनाना। और ये गरमाना जो है गरम विशेषण शब्द है और इसमें ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बन गई गरमाना। तो ये हो गई नाम धातु क्रियाएं। अब देखते हैं अगली क्रिया, कृदंत क्रिया। तो इसमें जो धातु शब्द होते हैं, संस्कृत में जो धातु होते हैं, जैसे पढ़, लिख, चल, ये धातु शब्द होते हैं। ये धातु शब्दों से क्रिया बनाई जाती है प्रत्यय जोड़कर। जैसे कि चल से चलना, ना प्रत्यय जोड़ा चलना बन गई, ता प्रत्यय जोड़ा चलता बन गई, और कर जोड़ा तो चलकर बन गई। ये सभी कृदंत क्रियाएं कहलाएंगी। अब आते हैं अगली, सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया में क्या होता है? इसमें कर्म और क्रिया एक ही शब्द से बने होते हैं। जैसे खली ने लड़ाई लड़ी, तो इसमें धातु क्या है? धातु शब्द क्या है? लड़, और इसमें लड़ में आई प्रत्यय जोड़कर लड़ाई कर्म बन गया, और ये लड़ी यानी कि लड़ना क्रिया बन गई। तो इसमें सजातीय क्रिया हो गई। अब देखते हैं अगली क्रिया, सहायक क्रिया। तो इसमें मोहन पढ़ता है, राम गाना गाता है, सोहन कल शहर गया था। तो ये है, था, थी, ये शब्द सहायक क्रिया में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे भेद के बारे में, जो कि है काल के आधार पर। तो काल के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो जितने काल होंगे उतने भेद होंगे। काल कितने हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो क्रियाएं भी ऐसी ही होंगी, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, इसको तत्कालिक क्रिया भी कहते हैं, भविष्यकालिक क्रिया। अब सबसे पहले समझते हैं भूतकालिक क्रिया को। इसमें क्या होता है? इसमें वाक्य में कार्य हो चुका होता है, मतलब जो बीत गया, भूतकाल, ऐसा कार्य जो भूतकाल में हो चुका है उसकी बात की जा रही है। रीता स्कूल गई, मैंने खाना खा लिया था, तुम पढ़ाई कर चुके थे। तो ये भूतकाल में कार्य हो चुका है, तो यहां पर होगी भूतकालिक क्रिया। अब देखते हैं वर्तमानकालिक क्रिया। इसमें वर्तमान समय में कार्य हो रहा होता है। जैसे कमला गाना गाती है, बच्ची स्कूल जाती है, रीता खाना बना रही है। तो मतलब कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे वर्तमानकालिक क्रिया या तत्कालिक क्रिया। अब देखते हैं तीसरी, भविष्यकालिक क्रिया। नाम से ही स्पष्ट है कि कार्य भविष्य में होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, ना ही हो रहा है, ये भविष्य में होगा। तो जैसे उदाहरण देखते हैं, अशोक पत्र लिखेगा, अभी लिखा नहीं है, ना ही लिख रहा है, ये पत्र लिखेगा। राम कल विद्यालय जाएगा, अभी गया नहीं है, कल जाएगा, भविष्य में जाएगा, इसलिए ये लिखेगा, जाएगा, ये हो जाएंगी भविष्यकालिक क्रिया।
नंबर डाल दी योगदान। तो अब तक हमने पढ़ा था क्रिया के बारे में और अब हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। तो विशेषण की परिभाषा एकदम सिंपल सी है, जिसमें किसी की विशेषता बताई जाए। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जरिए किसी की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेषण कहेंगे। विशेषण यानी कि खासियत, किसी व्यक्ति या वस्तु की खासियत बताई जाए तो उसको हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण से देखते हैं, नीला आकाश, छोटी लड़की, कुछ पुस्तकें। यानी कि आकाश नीला है तो इसमें नीला शब्द विशेषण हो गया, क्योंकि ये आकाश की विशेषता बता रहा है। छोटी लड़की, इसमें छोटी शब्द ये विशेषण में आ जाएगा, ये लड़की की विशेषता बता रहा है कि लड़की छोटी है। कुछ पुस्तकें, इसमें पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है कि यहां पर कुछ पुस्तकें हैं, तो ये कुछ विशेषण में आ जाएगा। अब देखते हैं इसके भेद यानी प्रकार के बारे में। तो इसके मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण तथा व्यक्तिवाचक विशेषण। और एक प्रकार है विभागवाचक विशेषण, जिसके बारे में हमको पढ़ने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं, जानेंगे उसके बारे में। आते हैं पहले नंबर पर, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा है जिन शब्दों से किसी की गुण, दोष, स्वभाव आदि का पता चले तो उसे हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कोयला काला है या काला कोयला है, तो इसमें कोयले का रंग बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण में आएगा, काला। राजू बहुत ही भला व्यक्ति है, तो भला शब्द उसकी विशेषता बता रहा है, उसके गुण को प्रदर्शित कर रहा है, तो भला शब्द गुणवाचक में आएगा। गुड़ बहुत मीठा है, तो मीठा शब्द उसकी प्रकृति को बता रहा है, गुड़ की प्रकृति को बता रहा है, तो गुड़ मीठा शब्द भी गुणवाचक विशेषण में आएगा। अब देखते हैं दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में जिनकी संख्या हमें पता हो, जैसे इसका पहला एग्जांपल है गणनावाचक। गणनावाचक में 1, 2, 3, जैसे वो 2 आदमी हैं, तो इसमें 2 संख्या हमें पता है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। अब देखते हैं क्रमवाचक विशेषण, पहला, दूसरा, कहो। अब देखते हैं क्रमवाचक विशेषण। तो इसमें जैसे किसी व्यक्ति की तरफ इशारा किया जाए कि ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, तो ये पहला और दूसरा उसके क्रम को दर्शा रहे हैं, इसलिए यहां पहला और दूसरा की संख्या पता है कि वो दूसरे नंबर पर है और वो पहले नंबर पर है, इसलिए ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। तीसरा है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में जिसमें किसी की बारंबारता को दर्शाया जाए, ऐसे विशेषण जिसमें बारंबारता को दर्शाया जाता है, जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, तो ये आ जाएगा आवृत्तिवाचक विशेषण में। अब आते हैं समुदायवाचक। तो इसमें किसी की संख्या बताकर उसको समुदाय में बांट दिया जाता है। इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं होता, इसमें एक से अधिक व्यक्ति होंगे, हमेशा व्यक्ति या वस्तु एक से अधिक होंगे। जैसे वे दोनों, ये तीनों किताब, वे दोनों व्यक्ति, तो इसमें दोनों और तीनों समुदायवाचक हैं और जिनकी संख्या भी पता है हमको, तो ये भी समुदायवाचक भी निश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा, अनिश्चय संख्यावाचक, जिसमें किसी की बात की जाए मगर उसकी संख्या हमें ना पता हो, तो वो हो जाएगा अनिश्चय संख्यावाचक। जैसे वहां कुछ किताबें रखी हुई हैं, तो कुछ किताबें तो रखी हैं लेकिन संख्या का हमको पता नहीं, तो वहां पर अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे भेद पर, तो वो है परिमाणवाचक विशेषण। जैसे आपने संख्यावाचक विशेषण पढ़ा, इसके 2 भेद थे,
वैसे ही परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से। निश्चित परिमाणवाचक, इसमें भी वही है, इसमें संख्या का पता होता है कि वो 2 मीटर है, ये दूध 2 लीटर है, ये गुड़ 5 किलो है, तो इसमें हमें संख्या पता है, इसलिए ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित परिमाणवाचक, इसमें वस्तु या व्यक्ति होते तो हैं मगर उनकी संख्या हमें पता नहीं होती। जैसे ये थोड़ा गुड़ रखा है, तो गुड़ थोड़ा है, हमें नहीं पता ये 250 ग्राम है कि 1 किलो है या 2 किलो है, तो ये थोड़ा शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। अब देखते हैं चौथा, संकेतवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, इसमें किसी वस्तु की ओर इशारा किया जाता है और ये हमेशा सर्वनाम शब्द के द्वारा ही इशारा किया जाता है, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो जैसे उस पुस्तक को पढ़ो, मतलब हम इशारा कर रहे हैं उस पुस्तक को पढ़ो, या इस गेंद को मत फेंको, तो हम गेंद की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस गेंद को मत फेंको, हम संकेत कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण। तो अब हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में। व्यक्तिवाचक विशेषण जिसमें जैसे जोधपुरी जूती, इसमें बात जूती की हो रही है लेकिन इशारा जोधपुर की तरफ किया जा रहा है, विशेषता जोधपुर की बताई जा रही है। जैसे आगरे का पेठा, इसमें बात पेठे की जा रही है लेकिन विशेषता आगरे की बताई जा रही है कि पेठा आगरे का मशहूर पेठा। समझ गए। अब देखते हैं विभागवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, जिन शब्दों में हर एक या प्रति एक शब्द पहले आ जाए जिन वाक्यों में, तो उसको हम इस तरह के शब्दों को विभागवाचक विशेषण में रखते हैं। तो अब तक हमने जाना विशेषण के भेद के बारे में। अब जानेंगे विशेषण की अवस्थाओं के बारे में। तो इनकी अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो अवस्थाओं को हम इस तरह समझ सकते हैं कि इनके बीच तुलना की जाती है, ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। कैसे, देखिए मूल अवस्था, इसका एग्जाम्पल में क्या है, मोहन अच्छा लड़का है, तो ये विशेषण की मूल अवस्था है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब दूसरी अवस्था में चलते हैं, उत्तरावस्था में, जिसमें मूल अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। और कैसे परिवर्तन होता है ये देखिए, राम मोहन से अच्छा है, यहां तुलना की जा रही है कि राम मोहन से अच्छा है, इसलिए यहां उत्तरावस्था हो गई। और तीसरी अवस्था है उत्तमावस्था, इसमें कहा जा रहा है राम सबसे अच्छा है, मतलब जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच तुलना की जाए और किसी को सर्वश्रेष्ठ बता दिया जाए, तो वो हो जाएगा उत्तमावस्था। और इसके उदाहरण नीचे देखिए आप, अवस्थाओं में किस तरह से तुलना की जा रही है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ विशेषण है और इसकी अवस्था क्या है, ये अपनी मूल अवस्था में है। और इसमें परिवर्तन कैसे होगा, जब हम इसमें तर या तम शब्द जोड़ेंगे, इस तरह का कोई प्रत्यय लगाकर हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे, श्रेष्ठ में तर जोड़ दिया तो ये हो गया उत्तरावस्था, श्रेष्ठतर। अगर इसमें तम जोड़ दें तो हो जाएगा उत्तमावस्था, श्रेष्ठतम यानी सबसे अच्छा। तो श्रेष्ठतर यानी किसी से अच्छा, तो ये हो गया। अब देखिए ऊंचा, ऊंचा अपनी मूल अवस्था में है, जैसे कोई पहाड़ किसी पहाड़ से ऊंचा है, तो ये हो जाएगी उत्तरावस्था, क्योंकि हमने किसी से उसकी तुलना की। अब कहेंगे कोई पहाड़ सबसे ऊंचा है, तो वो हो जाएगी उत्तमावस्था, क्योंकि वहां हमने कुछ पहाड़ों के बीच एक पहाड़ को सबसे ऊंचा बता दिया। तो इस तरह विशेषण की अवस्थाएं आपस में तुलनात्मक होती रहती हैं। अब हम बात करेंगे विशेषण की रचना के बारे में। तो विशेषण की रचना, जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना, सर्वनाम से विशेषण बनाना, क्रिया से विशेषण बनाना और अव्यय से विशेषण बनाना। कैसे, संज्ञा, प्यार, रंग, ये संज्ञा शब्द हैं, ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं।
अब इनसे विशेषण कैसे बनेगा? प्यार से प्यारा, वो गुलाब का फूल बहुत प्यारा है, तो प्यारा विशेषण है, लेकिन ये किससे बना है? ये भाववाचक संज्ञा प्यार से बना है, प्यारा। रंग से बन गया रंगीला। अब देखते हैं सर्वनाम से विशेषण कैसे बनाते हैं। ये देखिए, जो से जैसा, मतलब जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। तो यहां पर जैसा और वैसा ये शब्द विशेषण है जो कि सर्वनाम से बने हैं। जो और वो सर्वनाम है, जो से बना जैसा, वो से बना वैसा, तो ये सर्वनाम से विशेषण बन गए। अब देखते हैं क्रिया से विशेषण। तो इसमें रामू भागता है, यानी कि रामू भगोड़ा है, तो भगोड़ा शब्द किससे बना? वो क्रिया से बना। भागना एक क्रिया है, तो इस तरह क्रिया से बना भगोड़ा, भागना से बना भगोड़ा, लड़ना से बना लड़ाकू। अब देखते हैं अव्यय से विशेषण बनाना कैसे। आगे, बाहर, अंदर, ये सब अव्यय शब्द हैं। इनसे विशेषण कैसे बनाएंगे? आगे से अगला, बाहर से बाहरी, पीछे से पिछला, ये हो गए अव्यय शब्दों से बने हुए विशेषण। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए होंगे और अब आपके बीच कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब लगातार करते रहें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम पूरी मेहनत के साथ नई नई वीडियो आप तक पहुंचाते रहें।